हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कूलाम के नियम का सदिश रूप, और आज हम पढ़ेंगे कूलाम बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत या विभिन्न आवेशों के समूह के कारण कूलाम बल। तो इसके लिए हम एक निर्देश तंत्र लेते हैं। निर्देश तंत्र क्या होता है? एक्स, वाई और जेड, ये एक हमने ले लिया है निर्देश तंत्र, और इसमें बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। कौन कौन से? Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। ठीक है, ऐसे n आवेश हैं, बहुत सारे हैं। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ऐसे कितने हैं? ऐसे n आवेश हैं। हमें इन सब आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर कूलाम बल का मान ज्ञात करना है। जैसे Q2, Q3, Q4, Qn सब बल लगा रहे हैं। किस पर? मान लीजिए Q1 पे लगा रहे हैं, तो Q1 पर सब मिलकर, सब दूसरे आवेश मिलकर कितना बल लगा रहे हैं, ये हमें निकालना है। और इसे जब एक आवेश पर बहुत सारे आवेश बल लगा रहे हों, तब जो कुल बल होता है उसे हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर आवेशों पर कूलाम बल का अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आया? कोई भी आप एक आवेश चुन सकते हो यहाँ पर, कोई भी एक आवेश। जैसे मैं यहाँ पर चुनता हूँ Q1 चुना। इसका मतलब क्या है कि Q1 पर दूसरे सभी आवेश, जैसे Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn, Q5 है, Qn है, ये आवेश Q1 पर बल लगा रहे हैं। अगर मैं कहूँ Q2, इसका मतलब क्या है? Q1, Q3, Q4, Q5, Qn सब मिलकर किस पे बल लगाएंगे? Q2 पर बल लगाएंगे। तो इसको समझने से पहले हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? जैसे कूलाम के नियम का सदिश रूप था F12 वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आवेश एक पर Q1 पर बल लग रहा है, और लगा कौन रहा है बल? Q2 लगा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? कि Q1 Q2, इसे तो आप सीधा सीधा लिख दो। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? 1, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2, 1 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? याद करो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अपॉन में मोड लगाएंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का होल क्यूब। याद आया बेटा? यहाँ पर 1 2 है, तो यहाँ पे देखो 1 2 1 2 1 2। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। जैसे यहाँ पर आ जाता, अगर जैसे जल्दी से देख लीजिए, अब यहाँ पर हम अगर कर देंगे F13, इसका मतलब फोर्स किस पे लग रहा है? Q1 पर, और लगा कौन रहा है? Q3। तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे K Q1 Q3, आगे क्या लिखेंगे? R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर अपॉन में मोड R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का होल क्यूब। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको? कैसे करेंगे? ओके, अब हम वापस से हमारे नोट्स में चलते हैं। ये डायग्राम सबको क्लियर हुआ? ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे, माना Q1, Q2, Q3, Qn एक आवेश समूह है जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, डैश 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 Rn वेक्टर हैं। ठीक है, हमें किसी आवेश पर अन्य सभी आवेशों के फलस्वरूप लग रहे कुल बल की गणना करनी है। किसी भी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के फलस्वरूप लग रहे कुल बल की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे देखेंगे? हमने क्या चुना है? Q1, कि Q1 पर सभी दूसरे आवेश बल लगा रहे हैं, तो आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल क्या होगा? F12 वेक्टर। क्लियर होगी बेटा बात? क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 1 2 है, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। क्लियर हुआ ये आपको? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आवेश Q1 पर Q3 के कारण बल, तो यहाँ लिखेंगे F13 वेक्टर। क्या लिखेंगे? K Q1 Q3 13 है, R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का होल क्यूब। अब ऐसे आप लिख सकते हैं Q1 पर Q4 के कारण बल, तो कितना हो जाएगा Q4 के कारण? K Q1 Q4 R1 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर का होल क्यूब। फिर आ जाएगा, फिर ऐसे करते करते
अपन चलते हैं कि आवेश Q1 पर Q1 के कारण बल। तो Q1 पर Q1 के कारण बल किस पे लग रहा है? 1 पे, तो वे लिखेंगे F1। कौन लगा रहा है? Q1, तो लिखेंगे F1N वेक्टर। क्या हो जाएगा? कि Q1 R1 माइनस RN वेक्टर अपॉन में R1 माइनस RN वेक्टर का होल क्यूब। क्लियर हुआ बेटा आपको? अब Q1 पर कौन कौन बल लगा रहा है? ये F12 भी Q1 पे लग रहा है, F13 भी Q1 पर लग रहा है, और F1N भी Q1 पर ही लग रहा है। तो Q1 पर कार्यरत कुल बल क्या होगा? सभी बलों को मैं जोड़ लूंगा, सदिश योग कर लूंगा। तो कुल बल Q1 पर लग रहा है, मान लीजिए F1 वेक्टर, तो ये हो जाएगा बराबर F12 वेक्टर जो लगाया था Q2 ने Q1 पर, F13 वेक्टर जो लगाया था Q3 ने Q1 पर, और ऐसे करते करते बहुत सारे जुड़ते रहेंगे। F14 कर दो, मैंने सबके लिए डैश 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 कर दिया। और कहाँ तक जुड़ रहा है ये? F1N वेक्टर तक। क्लियर हुई बेटा बात ये? ओके। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। F12 वेक्टर की वैल्यू कितनी? K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। अब F13 वेक्टर की भी वैल्यू पुट कर दो। K Q1 Q3 R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का होल क्यूब। उसी तरह से डैश 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 करके किसकी वैल्यू पुट कर दो? F1N वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है। अब जब आपको पता है फिजिक्स में, ये बात ध्यान दो, जब एक ही जैसे टर्म, देखो ये भी एक जैसी, ये और ये सारा जो स्टेप में ये एक जैसे नहीं है क्या? एक जैसे हैं, क्योंकि देखो सब में K Q1 है, देखो सब में K है, यस सब में K है, सब में दो Q हैं, यस सब में दो Q हैं, ओके। सब में दो R वेक्टर हैं, यस सब में दो R वेक्टर हैं। नीचे भी देखो R माइनस R वेक्टर हैं सब में। वो 1 और 2 वो अलग हैं, लेकिन आप नंबरिंग में मत जाओ, लेकिन सब में दो चार्ज हैं। तो इसका मतलब ये एक जैसी टर्म्स हैं। तो फिजिक्स में जब एक जैसी टर्म्स बार बार जुड़ती हैं तब हम समेशन का यूज़ करते हैं। एक जैसी टर्म्स बार बार जुड़ती है तब हम समेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है? देखो K सब में सारे स्टेप में है, तो K देखो समेशन का मतलब होता है ऐड करना, तो हम यहाँ पे लगाते हैं समेशन। ठीक है। अब पहले कॉमन जो है वो बाहर निकाल लीजिए। K कॉमन है तो मैंने यहाँ पर K बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या रखना है? K बाहर निकला तो अंदर क्या बच गया? 2Q। नीचे Q1 है Q2 है, इससे आपको मतलब नहीं है। Q1 है Q3 है, इससे आपको मतलब नहीं है। बस मैं जो आपको कह रहा हूँ वो लिखें। 2Q है, 2Q बच गए, तो यहाँ पे लिखो 2Q केवल। नीचे आप अभी भी कुछ मत लिखिएगा, यहाँ पर ऐसे लिख लो QQ। ठीक है, ऐसे लिख लो। फिर दो R वेक्टर हैं, फिर आप लिख लो R वेक्टर माइनस R वेक्टर। ओके, ऐसे लिख लेना। फिर नीचे भी R वेक्टर माइनस R वेक्टर लिख लेना। ओके। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये स्टेप, यहाँ पर Q1 फिक्स है हर स्टेप में। देखो ये भी Q1 है, ये भी Q1 है, ये भी Q1 है, और ये वाला स्टेप भी फिक्स है R1। सारे स्टेप में R1 है, दिख रहा है आपको? R1 R1 R1। ओके, R1 R1 R1। क्लियर हुआ? तो अब ये स्टेप सबके लिए ही Q1 है, तो ये इस चार्ज को यहाँ पर मैं लिख दूंगा Q1। क्लियर हुआ आपको? Q1 कैसे लिखा मैंने? क्योंकि इस स्टेप में, इस स्टेप में, इस स्टेप में सब में Q1, तो यहाँ पर भी मैं पहले चार्ज को Q1 लिख दूंगा। ठीक है। अब ये स्टेप देखो आप क्या लिखा हुआ है, सब में R1 लिखा हुआ है। नीचे भी देखो यहाँ पर हर स्टेप में R1 है, तो यहाँ भी R1 लिख दूंगा, क्योंकि हर स्टेप में R1 है, तो यहाँ भी R1 लिख दूंगा, यहाँ भी R1 लिख दूंगा। क्लियर हुआ? ओके। अब बात आती है आगे। अब देखिए ये पहले स्टेप में Q2 है, दूसरे स्टेप में यहाँ पे R2 है, यहाँ पर R2 है, दूसरे स्टेप में ये बन जाएगा R3 Q3 R3, तीसरे स्टेप में बन जाएगा, या आगे 4 4 हो जाएगा, फिर लास्ट में बन जाएगा N N N। इसका मतलब ये दूसरे वाला जो Q है, ये वाला R है, और ये वाला R हर स्टेप में बदल रहे हैं। तो जो हर स्टेप में बदल रहा है, तो मैं यहाँ पर, क्योंकि देखो अभी 2 है, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा N, फिर हो जाएगा 4, तो यहाँ आप लिख दो I। क्या लिख दोगे? I। ये देखो I लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी चेंज हो रहा है,
तो यहाँ भी लिख दो आप आई, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है हर स्टेप में आई। तो जो हर स्टेप में चेंज होता है उसकी जगह आई, जो हर स्टेप में सेम रहता है वो वैसा ही रहेगा। क्लियर होगी बात आपको ये? ओके। अब तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। आई की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में कितनी थी? 2 थी, और फिर 3 थी, फिर 4 थी, फिर लास्ट स्टेप में कितनी थी आई की वैल्यू? n। ये देखो n है ना ये वैल्यू बेटा लास्ट स्टेप में, और पहले स्टेप में कितनी वैल्यू थी? 2। तो हम समेशन में लिखेंगे कि आई पहले स्टेप में 2 था और लास्ट स्टेप में n है। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूले को क्रिएट किया। अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आया ना या नहीं आया अभी भी? ओके। तो अब हम इसकी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत का एक कथन लिखते हैं। किसी आवेश के निकाय के कारण लिख देना, किसी आवेश के निकाय के कारण एक आवेश पर कार्यरत कुल बल अलग अलग आवेशों के कारण बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ देखो इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ना सिखाता हूँ, इधर सिखाता हूँ। देखो, किसी आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर बल जो कि F1 है अलग अलग आवेशों के कारण बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो क्लियर हुआ बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत आपको? ओके। अब एक बात और सुनो। अब इस चैप्टर के कूलाम के नियम के सदिश रूप के मैंने अलग से काफ़ी न्यूमेरिकल करवा रखे हैं। आपके आरबीएससी के या अभी आप आरबीएससी के नहीं भी हैं तो किसी भी बोर्ड के हैं तो इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल करवा रखे हैं। तो ऊपर आप आई कार्ड देख लो या वीडियो ख़त्म होने के बाद जो प्लेलिस्ट और जो वीडियोस के जो आइकन आते हैं उन पर क्लिक कर लेना, ठीक है। वो हिंदी मीडियम में मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवा रखे हैं। तो इन जो लेक्चर्स होंगे, जो ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ, इनमें मैं न्यूमेरिकल इनमें कवर ना करवा के मैं अलग से न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। उनके लिंक भी आपको मैं साथ साथ देता रहूँगा, तो वो न्यूमेरिकल भी वहाँ से करें और जो डाउट होते हैं वो मुझसे पूछें क्या डाउट है। बाकी ये नोट्स हैं, इनमें आप देखिए कितने सारे न्यूमेरिकल हैं। ये न्यूमेरिकल भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इन न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल हम इस पे कर लेते हैं कूलाम के नियम के सदिश रूप पर, ताकि थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका बने। बाकी मैंने न्यूमेरिकल सदिश रूप पर, अदिश रूप पर, सब पर करवा रखे हैं, बहुत ज़्यादा करवा रखे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल हम देखते हैं। माना 3 आवेश Q1, Q2 तथा Q3 तीनों पर आवेश Q के बराबर है। तो Q1, Q2, Q3 तीनों पर आवेश Q के बराबर है और वह किसी समबाहु, किसी न किसी नहीं है ये ओके काट लो ये। तो वह किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। तो भाई 3 आवेश हैं Q1, Q2, Q3, तीनों पर जो आवेश का मान है वो Q के बराबर है और वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हैं जिसकी लंबाई L है। एक आवेश कैपिटल Q, उसका मान भी Q के बराबर है, त्रिभुज के केंद्र पर रखा है, तो उस पर बल कितना लगेगा? तो इसको ये क्वेश्चन क्या रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, खुद ड्रॉ करता हूँ अभी। ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, एक समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्षों पर 3 आवेश रखे हैं Q, 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 ठीक है। अब उसके केंद्र पर, समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर, ये केंद्र मैंने गलत बनाया, ओके यहाँ होगा यार, थोड़ा बहुत इधर उधर, हाँ, इस केंद्र पर एक आवेश पड़ा है कैपिटल Q। ये नाम मिटा आवेश का, इस पर जो आवेश का मान है वो Q ही है, ठीक है। इस पर आपको बल निकालना है इन तीनों के कारण, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण। किससे बल निकालना है? इस पर। तो होता क्या है, ये सब धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, सब इस पर बल लगाएंगे। तो ये आवेश, ये वाला Q कैसे बल लगाएगा? ऐसे रिपेल करेगा ना बेटा, प्रतिकर्षित करेगा। और ये वाला Q क्या करेगा? इस Q को ऐसे प्रतिकर्षित करेगा और ये ऊपर वाला Q क्या करेगा? इसको नीचे प्रतिकर्षित करेगा। इस तरह से बल लगेगा। अब फिर से चित्र देखिए, आप फिर से डायग्राम देखिए।
तो हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया हुआ है जिस पे शीर्षों पर 3 आवेश रखे हुए हैं। समबाहु त्रिभुज की लंबाई मैंने, सभी भुजाओं की लंबाई मैंने L ले ली है। ओके, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? ओके, अब समबाहु त्रिभुज का केंद्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का केंद्र या केंद्रक वो होता है, जैसे ये शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाली भुजा की मध्य बिंदु, एक ये लाइन मैंने खींच दी, इस शीर्ष से मध्य बिंदु तक ये लाइन मैंने मिला दी, और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु तक ये लाइन मैंने मिला दी। इस तरह से 3 लाइन मिल गई। तो तीनों लाइनों का जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं तीनों लाइनें, तीनों रेखाएं, वहाँ वो बिंदु होता है केंद्रक। और उस केंद्रक पर एक आवेश रखा है। कितना आवेश रखा है उस केंद्रक पर? Q। इस पर हमें बल निकालना है। तो ये वाला Q क्या करेगा बेटा? ये क्या करेगा? इस Q को ऐसे रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ना। ये B पॉइंट पर है, इसलिए मैं लिख दूंगा FB वेक्टर। ठीक है, बल निकालना है। फिर से देखते हैं, ये B पॉइंट पर है, ये बल ऐसे लगाएगा, ये बन जाएगा FB वेक्टर। और ये कौन सा पॉइंट है? C, ये ऐसे बल लगाएगा और ये बन जाएगा FC वेक्टर। और ये कौन है? ये वाला चार्ज Q, ये कौन से पॉइंट पर है? A पॉइंट पर, ये ऐसे बल लगाएगा, ये बन जाएगा FA वेक्टर। तो तीनों डायरेक्शन समझ में आई बेटा फोर्स की? ओके, तो अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कूलम का, Q1Q2/r²। अब देखिए यहां से B से लेकर O तक की दूरी, A से लेकर O तक की दूरी और O से लेकर C तक की दूरी समबाहु त्रिभुज के लिए बराबर होती है। क्या है? तो यह OA = OB = OC बराबर है। अब मैं सबसे पहले वैल्यू निकालना चाहता हूं FB की, कि इसके और इसके बीच में कितना बल लग रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? Q1Q2। K, इस पर आवेश कितना? Q, इस पर कैपिटल Q है, लेकिन उस पर आवेश के मान कितना है? उस पर भी Q है। और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? OB, तो OB²। क्लियर हुआ बेटा? Q1Q2/r²। दूरी कितनी होगी? O, ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट कौन सा है? O है ना, और ये B है, तो दूरी कितनी होगी? OB²। तो बल कितना लगा FB? ये बल लगा KQ²/OB²। क्लियर हुआ आपको ये? ओके, तो देखो ये रहा KQ²/OB²। अब मुझे सबसे पहले मुझे ये पता लग गया कि OB, OA और OC इक्वल है। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? सबसे पहले OB की। OB, ये जो लाइन दिख रही है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है कि ये लाइन यहाँ से बीच से निकल रही है और ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये क्लियर हुआ? फिर से देखो, डायग्राम को बड़ा करता हूँ। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, मुझे ये O है और ये B है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये पूरा एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक? 60। तो आधा कितना होगा? 30 डिग्री। ओके, अब जो बताता हूँ वो सुनते रहना। अब आप इतना ध्यान रखो कि ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, दिख रहा है 30 डिग्री? ओके, OB की वैल्यू अपन को निकालनी है। अब ये इस त्रिभुज में देखो आप, ये त्रिभुज देखो, दिख रहा है त्रिभुज? इसके अंदर ये OB दिख रहा है आपको, कर्ण। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी? ये पूरी लंबाई L है, तो आधी कितनी हो जाएगी? L/2। ओके, अब यहाँ पर ये क्या है बेटा? जहाँ से कोण बनता है ये इस त्रिभुज का, अगर ये त्रिभुज लो आप OB और ये नाम लिख दो कुछ भी P, तो OBP त्रिभुज दिख रहा है, OBP त्रिभुज का ये क्या हो गया? आधार। फिर से OBP का ये क्या हो गया? आधार। ठीक है, और ये क्या हो गया? कर्ण। ओके, तो आधार बट्टा कर्ण, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना? ये आधार कितना हो गया? L/2 बट्टे कर्ण कितना है? OB। आधार हो गया ना बेटा ये L/2। ओके, और कर्ण कितना है? OB। तो यहाँ से हम OB की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखो,
ये देखो हमने यहाँ से OP की वैल्यू निकाली, आधार cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। ये देखो आधार कितना L/2 बटे कर्ण कितना OB। ये देखो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ। अब देखिए cos 30 कितना होता है, याद रखो एंगल 30 था ना, तो √3/2 मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, OB की। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OB को उधर भेजो, स्थानांतरित करो और √3 को नीचे भेजो, कितना आ जाएगी OB की वैल्यू, L/√3। ये देखिए ये आ गई हमारे पास OB की वैल्यू L/√3। क्लियर हो गया आपको OB की वैल्यू कैसे आई। ओके, अब आपको पता है कि OB, OC और OA तीनों ही बराबर हैं, तो तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/√3। तो हम इसी तरह से जैसे हमने, अब देखो FB OB की वैल्यू निकालेंगे। अब बताओ FC की वैल्यू कितनी होगी, FC की वैल्यू बताइए फटाफट। ये Q है, यहाँ भी Q है, तो क्या हो जाएगा KQ² अपॉन में दूरी कितनी है OC², और OC की वैल्यू है L/√3। OC² कितना हो जाएगा L² अपॉन में 3, ये हो जाएगा 3KQ² अपॉन L²। सेम वैल्यू हो जाएगी आपके पास FA की, क्योंकि देखिए ये भी कितना हो जाएगा KQ² अपॉन में OA²। OA की वैल्यू भी सेम, समझ में आई इतनी बात। तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3KQ² अपॉन में L²। ठीक है, ओके। ये देखो तो यहाँ पर सबकी वैल्यू इक्वल है, तो मैंने लिख दिया कि FA, FB और FC और F तीनों ही इक्वल हो गए, तीनों को मैंने F के बराबर ले लिया है। ठीक है, अब मैं जो कह रहा हूँ, अब बात आपको ये आगे की समझनी है। आगे की क्या बात है, ये वाली बात आपको समझनी है। इसको समझने के लिए फिर से आपको चित्र देखना पड़ेगा। अब आप देखिए कि ये डायरेक्शन है किसकी, FB वेक्टर की। ये डायरेक्शन किसकी है, FC वेक्टर की। तो FB वेक्टर लग रहा है ऐसे, FC वेक्टर लग रहा है ऐसे, तो FC और FB का परिणामी कहाँ से निकलेगा, बीच में से। FC और FB का परिणामी बल कहाँ से निकलेगा, बीच में से। और FA कैसे रिपेल कर रहा है बेटा इसको, ऐसे। FA की डायरेक्शन समझ में आई आपको, ये है, तो ये हो गई FA वेक्टर की डायरेक्शन। और FB और FC का परिणामी मैंने बीच में से यहाँ से निकाल लिया, तो अब FA और FB मुझे बनाने की जरूरत नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्लियर हो गया, क्योंकि FA और FB का मैंने परिणामी बीच में से ले लिया है, तो अब इनको बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब एक बात बताता हूँ आपको मैं, FA और FB का परिणामी हो गया ये वाला, और FA लग रहा है ऐसे। ये दोनों अगर बल इक्वल होंगे, समान होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और परिणामी बल कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, अच्छा उसके बाद आपको ये देखना है, पहले आपको ये बल कौन सा, FB। अब स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। ये बल कौन सा, FC। इन दोनों के मध्य कोण कितना, तो देखो ये कोण कितना है 30 डिग्री, ये भी कितना 30 डिग्री, तो त्रिभुज कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 60 डिग्री चला गया, ये कितना बचा 120। ये 30 और 30 60 हो गया ना, तो ये कितना बचा, ये वाला कितना बचा 120। ये 120, तो ये सामने वाला भी 120, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना बेटा, FA और FB के बीच में एंगल कितना बना 120। ये क्लियर हुआ आपको। अब इधर देखो, तो परिणामी निकालना आता है आपको। परिणामी सदिश का सूत्र क्या होता है, A² + B² + 2AB cos थीटा। तो A² भी FA² है, FA² की वैल्यू भी F है, क्योंकि सबकी FA, FB, FC तीनों ही बराबर है। तो A² मतलब FA² की जगह भी लिख दिया मैंने F², B² FB² की जगह भी लिख दिया मैंने F²। 2FA FB 2FF cos कितना एंगल कितना बन रहा है, FA और FB नहीं, FB और FC। FB और FC के बीच में एंगल कितना बन रहा है 120, तो मैंने लिख दिया 120। अब cos 120 कितना होता है, -12, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया -F²। 2F² - F² बन गया अपने पास F², और रिजल्टेंट कितना आ गया बेटा अपने पास, F आ गया। तो FB और FC का परिणामी हमारे पास आ गया F। क्लियर हुआ आपको ये।
ओके, अब सुनो, एफ बी और एफ सी का परिणामी कहाँ से निकल रहा है? बीच में से। इसका परिणामी का मान कितना है? एफ। और नीचे की तरफ जो एफ लग रहा है, ये वाला ए पर नीचे की तरफ लग रहा है एफ ए, इसका मान भी कितना है? एफ। तो ऊपर भी इस बिंदु पर लग रहा है एफ बल, नीचे भी इस बिंदु पर लग रहा है एफ बल। तो हम आंसर लिखेंगे, अतः केंद्र पर रखे आवेश कैपिटल क्यू पर जिसका मान स्मॉल क्यू के बराबर है, उस पर परिणामी बल 0 लगेगा। तो ये क्लियर हुआ। अभी तक अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में पूछ लो, और न्यूमेरिकल भी करते रहना, जिसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए कितना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।